हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बिहार बोर्ड 12th के हिंदी अध्याय 11, जिसका नाम होगा जूठन, और जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो लेखक का परिचय दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और आज हम लोग सिर्फ जूठन को बहुत ही आसान भाषाओं में समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर का नाम है जूठन। जूठन यहाँ पे एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में बताते हैं, हम लोग उसी को बोलेंगे आत्मकथा। तो आत्मकथा आपको समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर का नाम है जूठन। तो जूठन समझिए कि जूठन क्या होता है। तो दोस्तों, जूठन का मतलब होता है जूठा। अगर हम या आप या कोई भी व्यक्ति खाना खा के छोड़ देता है और जो भी कुछ बच जाता है, हम लोग उसी को बोलेंगे जूठन। तो यहाँ पे लेखक जी जूठन के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए हम लोग किताब से हर एक लाइन को पढ़ के समझते हैं बहुत ही आसान भाषाओं में। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा। अब देखिए, यहाँ पे हेडमास्टर का नाम आपको याद रखना है। हेडमास्टर का नाम है कलीराम, अर्थात प्रिंसिपल का नाम है कलीराम। कालिया, आपको कालिया नहीं याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आपको नाम रखना है कलीराम, ठीक है। तो दोस्तों, प्रिंसिपल का नाम आपको याद हो गया, कलीराम है, ठीक है। तो कलीराम लेखक जी से पहला सवाल पूछता है, क्या नाम है बे तेरा, ठीक है, अर्थात तुम्हारा नाम क्या है। तो लेखक जी बोलते हैं, ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। अब देखिए, यहाँ पे लेखक जी जो है ना, अभी बच्चे हैं, ठीक है, वो डर जाते हैं। किससे? हेडमास्टर से, अर्थात कलीराम से। और डरते डरते बोलते हैं ओम प्रकाश, ठीक है, अर्थात इनका नाम दोस्तों है ओम प्रकाश, ठीक है। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। अगर हेडमास्टर को, अगर विद्यालय में, स्कूल में अगर कोई भी बच्चा देख लिया ना, सब बच्चा को होने लगता था, ठीक है, अर्थात डर डराने लगता था, ठीक है, अर्थात थर थर कांपने लगता था, अर्थात स्कूल में डर भय पैदा हो जाता था, ठीक है। चूहरे का है, हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। अर्थात पहला सवाल पूछा था क्या नाम है बे तेरा, तो उन्होंने बताया ओम प्रकाश। अब दूसरा सवाल पूछता है हेडमास्टर अर्थात कलीराम लेखक जी से, चूहरे का है, अर्थात चुहार एक जाति होता है दोस्तों, जो दलित जाति होता है। और चुहार का काम होता था उस जमाना में साफ सफाई का काम करना, ठीक है। चूहरे का है, हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला, अर्थात उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा क्या कि चुहार जाति का है रे। तो लेखक जी बोला जी, अर्थात चुहार जाति का है, ठीक है। तो लेखक जी कहते हैं, अर्थात हेडमास्टर जी कहते हैं, ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। तो आपको पता है ही दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता ही, मैंने भी बताया था चुहार जाति का काम होता है साफ सफाई करने का, ठीक है, उस जमाना में। तो लेखक जी को हेडमास्टर बोलते हैं, वो जो सामने में देखते हो शीशम का पेड़ खड़ा है, जाओ उस पर चढ़ जाओ, और चढ़ के क्या करोगे मालूम है, उसकी टहनियाँ को तोड़ लो। और कैसे टहनियाँ तोड़ना, जिसमें पत्ता होगा वैसे वाला टहनियाँ, वैसे वाला डंडा तोड़ लेना, और तोड़ने के बाद क्या करना, झाड़ू बनाना। क्यों? झाड़ू लगाने के लिए, ठीक है। और कहते हैं आगे, पत्तों वाली झाड़ू बनाना, अर्थात पत्ता वाला डंडा तोड़ लेना, पत्ता वाला झाड़ू बनाना, ठीक है। और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। और कहता है स्कूल को ऐसा सफाई करना ना कि जैसा शीशा चमकता है वैसा चमका दे। तेरा तो यूं खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। तो लेखक जी कहता है ये जो साफ सफाई का काम है ना, तेरा खानदानी काम है, अर्थात तेरा पूर्वज भी यही किया, तुम्हारा बाप दादा भी यही किया, और तुमको भी यही करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इससे आगे जानते हैं। तो लेखक जी को बोलते हैं ये तेरा खानदानी काम है, जा स्कूल को साफ कर, और ऐसा साफ करना ना कि चमका देना शीशा की तरह, ठीक है। और फटाफट जाता लेखक जी काम करने के लिए, अर्थात वो झाड़ू लगाने के लिए चले जाते, ठीक है। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तो हेडमास्टर कहा था जा स्कूल साफ कर, तो उन्होंने क्या किया, स्कूल को साफ कर दिया, बरामदा को साफ कर दिया, कमरा को साफ कर दिया। तभी वे खुद चलकर आए। अब लेखक जी के पास आते हैं कलीराम अर्थात हेडमास्टर कालिया, और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। जब कमरा और बरामदा साफ कर देता है तो लेखक जी को हेडमास्टर बोलते जा मैदान भी अब साफ कर दे। देखिए अब क्या होगा, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, अर्थात इतना बड़ा मैदान था कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा मैदान को हमको साफ करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बड़ा था, उसका सोच से भी बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। अब जो मैदान को वो साफ करने गए ना तो उसका कमर दर्द करने लगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप भी अकेला अगर मैदान को साफ करेगा तो आपको क्या होगा, आपको भी वही होगा, आपको भी कमर दर्द करेगा।
धूल से चेहरा, सिर अट गया था, अर्थात उसके चेहरा पे, उसके सिर पे धूल सब लग गया था, ठीक है। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी और मुंह में भी बालू सब घुस गया था। देखिए अब क्या होगा। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। अब लेखक जी देखिए, सब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन लेखक जी अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि अकेला विद्यालय को साफ कर रहा है, चमका रहा है, ठीक है। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। हेडमास्टर भले ही क्लासरूम में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान सीसीटीवी कैमरा की तरह किस पर था? लेखक जी पर था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पर था कि झाड़ू लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी और उस टाइम में चुहार जाति को विद्यालय में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था दोस्तों, खुद से। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। अब वो पूरे जीवन में इतना काम कभी नहीं किया था, इतना झाड़ू कभी नहीं लगाया था। और वैसे ये जो भाई में है ना, सबसे छोटा था और ये बहुत ही लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा तो पहला दिन देखा आपने, स्कूल में झाड़ू लगाते लगाते समय पास हो गया। अब दूसरा दिन भी वही होगा। दूसरा दिन स्कूल पहुंचा, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। हेडमास्टर कहा, जा फिर से झाड़ू के काम पर लग जा, अर्थात जा स्कूल को फिर से चमका शीशा की तरह। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तो दूसरा दिन भी क्या किया उन्होंने, झाड़ू पकड़ा और स्कूल को चमकाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हर एक बच्चा का इच्छा होता है कि जब मैं विद्यालय जाऊं तो विद्यालय में पढूं, और लेखक जी का भी यही इच्छा था। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। अब 2 दिन तो झाड़ू लगा भी किया था, अब सोच रहा था कि मैं भी पढ़ूंगा। तो तीसरा दिन चुपचाप बिना किसी को बोले क्लासरूम में जाते हैं और वो बैठ जाते चुपके से। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी, अर्थात अब आते हैं हीरो की तरह कलीराम, कालिया, और सब बच्चा को दहाड़ते आते हैं, अर्थात सबको भयभीत करते आते हैं दोस्तों, गरजते आते हैं। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। अब यहाँ पे जो लेखक जो है ना दोस्तों, थर थर कांपने लगता है, मतलब डर डराने लगता है, ठीक है। और बच्चा तो वैसे सब डरते ही रहते हैं मास्टर सबसे, और कलीराम से तो सब बच्चा ही डरते थे। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा। अब देखिए दोस्तों, एक त्यागी लड़का, त्यागी का मतलब होता है दोस्तों एक मतलब ये किसान में एक उच्च जाति के होते हैं, और त्यागी जो होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं त्यागा भी बोलते हैं, तागा भी बोलते हैं, और तागा हिंदू मुसलमान दोनों में होते हैं। तो एक त्यागी बच्चे बोले, अर्थात स्कूल में ज़्यादातर जो मास्टर थे और विद्यार्थी थे वो त्यागी थे। तो एक त्यागी के बच्चे बोले, चिल्लाकर कहा, क्या माँ साहब वो कोने में बैठा है। अर्थात एक बच्चा चिल्लाकर बोलता है कि वो जो लड़का है ना, कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, चौहार का लड़का, चौहार जाति का लड़का कहाँ है, कोना में बैठा है। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। अब हेडमास्टर जाते हैं दबोच कर, अर्थात जोर से उसका गर्दन पकड़ लेता है। किसका गर्दन पकड़ लेता है दोस्तों? तो लेखक जी का। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, अर्थात जोर से दाब दिया था ना, जो उसको बहुत दर्द हो रहा था। जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चों को दबोच कर उठा लेता है। आप लोग देखे होंगे किसी भेड़िया को, बकरी को कैसे पकड़ लेता है, ऐसे करे गर्दन पे चापेगा, आराम से घिसटाते ले जाएगा। अर्थात यहाँ पे भेड़िया बन गया है कौन, हेडमास्टर, और बकरी का रूप ले लिया कौन, लेखक जी, अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला फटका। अब ऐसे करके पकड़ के ले गया क्लासरूम से, खींच के ले जाते बरामदा पे ऐसे करके पटक दिया, ठीक है। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। और हेडमास्टर चिल्ला कर बोला, जा मैदान में पूरे झाड़ू लगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। अब लेखक जी यहाँ पे डर जाते हैं और डर के वही शीशम का जो झाड़ू होता है उसको उठा लेते हैं। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। अब लेखक जी भी कांटा कांटा हो गया था, क्योंकि खाना के वो क्या खा रहा था दोस्तों, धूलकण उसके मुंह में जा रहा था, ठीक है। अब उसका झाड़ू भी कांटा की तरह सूख गया है, लेखक जी की तरह सूख गया, पतला हो गया है। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। अब उसमें पतला पतला लकड़ी बचा था, पत्ता सब तो झड़ गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब लेखक जी की आंख से आंसू टप टप टपकने लगे थे, बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। अब लेखक जो रो भी रहे थे और मैदान में झाड़ू भी लगा रहे थे। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। अब विद्यालय में जो टीचर लोग थे, स्टूडेंट लोग थे, सब लोग छिप छिप कर लेखक जी को देख रहे थे। अर्थात जैसे कोई खिलाने होता है और बच्चे लोग तमाशा देखता रहता है, वैसे आज लेखक जी के साथ तमाशा हो रहे हैं और सारे बच्चे सर लोग तमाशा देख रहे हैं। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। अर्थात वो समझ एक तरह से वो गड्ढा में गिर रहा है, ऐसा उनको भयभीत हो रहा है। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। अब उसी समय उनके पिताजी स्कूल के बगल से होकर गुजरते हैं। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए
और उनके पापा देखें लेखक जी को झाड़ लगाते तो उनके पापा ठिठक गए, अर्थात उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ने आ रही है, क्या कर रहा है। बाहर से आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी यूँ क्या कर रहा है। अब स्कूल के बाहर से ही लेखक जी को आवाज़ देता है, मुंशी जी क्या कर रहे हो ये तुम, ठीक है। उनके पिताजी प्यार से लेखक जी को मुंशी कहते थे। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। अब लेखक जी अपने पिताजी को देखें तो ठहर गए और उनके पिताजी लेखक जी के पास आ गए, अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि अर्थात मुंशी जी के पास उनके पिताजी अब आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो। उनके पिताजी बोला, बेटा क्यों रोता है तू मुंशी जी, ठीक से बोल क्या हुआ है। तो उनके पिताजी बोला, क्यों रोते हो, बोलो ना क्या हुआ, तुम क्यों रोते हो। मेरी हिचकियाँ बंद गई थी, अर्थात उसका हिचकी बंद हो ही नहीं रहा था। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दे कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं। तो बच्चा हिचक हिचक के बोला कि मास्टरवा जो है न कलीराम हमरा से 3 दिन से झाड़ू लगवा रहा है, ठीक है। और हिचक हिचक के और भी आगे बात बोलता है, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते और क्लासरूम में मुझे कभी पढ़ाते भी नहीं है। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीन कर दूर फेंक दी। अब लेखक जी से झाड़ू पकड़ते हैं और उनके पिताजी उनके हाथ से झाड़ू दूर फेंक देते हैं। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी, अर्थात उसके पास बहुत गुस्सा आ गया था, उसका आंख लाल हो गया था। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मुझे गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। अब उसका जो मोछ है ना दोस्तों, वो समझे खड़ा हो गया था, ठीक है। गुस्सा से चीखने लगे उनके पापा, चिल्लाने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं। अब चिल्ला कर बोला कि कौन मास्टर आया रे जो हमारा बेटा से झाड़ू लगवाता है। पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी। उनके पिताजी इतना जोर से चिल्लाते हैं ना कि पूरे स्कूल में उनके पिताजी का आवाज़ चले जाता है, पूरे स्कूल में उनका आवाज़ गूंज बैठता है, जिसे सुनकर हेड मास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। अब कलीराम के साथ जितने भी विद्यालय मास्टर थे सब मास्टर बाहर आ गए। कलीराम हेड मास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। अब कलीराम आता है और धमकाता है उनके पिताजी को, अर्थात डराता है और गाली देता है, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ और उनके पिताजी का नाम था छोटन लाल। उनके पिताजी पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, अर्थात उनके पिताजी डरता नहीं है उनके धमकी से। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेड मास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। और उनके पिताजी जिस साहस से, जिस ताकत से उनको धमकी का अर्थात उन पर असर नहीं पड़ा, उन्होंने भी नहीं डरा, उनके बातों को उन्होंने भी जवाब दिया, वो लेखक जी को आज भी याद है दोस्तों। लेकिन लेखक जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका मृत्यु 17 नवंबर और 2013 को देहरादून में हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब दूसरा दृश्य को देखते हैं। पहला दृश्य आपका खत्म हो गया। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 गांव हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर, मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करते थे। अब लेखक जी को जो माँ है यहाँ पे, वो मजदूरी का काम करता है, अर्थात वो 8-10 गांव, अर्थात यहाँ पे जो तगा है हिंदू मुसलमान दोनों के घर पे जाके, और जहाँ पे बैठक खाना होता है, जहाँ पे लोग कुछ जाके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनको क्या करते हैं, और जहाँ पे मवेशी बांधते हैं अर्थात गाय भैंस बैल को बांधते हैं, वहाँ पे जाकर साफ सफाई का काम करते हैं। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे, और उसकी माँ जो मजदूरी करते थे उसमें उसके साथ उसकी उनकी बहन इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगांव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था, और उनकी मम्मी जो मजदूरी करता था तगांव के यहाँ पे जाके काम करता था, उनमें उनको मदद करने के लिए, उनको हाथ बटाने के लिए उनकी बहन, उनकी बड़ी भाभी जसवीर और जनेसर, उनके दोनों भाई उनकी मम्मी को हाथ बटाने के लिए आते थे, अर्थात उनको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए आते थे। और उनका बड़ा भाई का नाम था, लेखक का बड़ा भाई का नाम था सुखवीर। वो तगांव के यहाँ वार्षिक काम करते थे, अर्थात सालाना पे काम करते थे, अर्थात साल भर में उसको जो भी मजदूरी होता था वो देते थे। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय भैंस और बैल सामान्य बात थी, और प्रत्येक तगा के यहाँ पे 10-15 मवेशी होते थे, अर्थात गाय भैंस बैल, अर्थात 10-15 होता था। उनका गोबर उठाकर गाँव से बाहर कुर्रियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था, और तगा के यहाँ पे जो मवेशी होता था उनके यहाँ से मतलब गोबर को उठा के, और गांव से बाहर जहाँ पे कुर्री होता है, अर्थात जहाँ पे मतलब वो गोईठा टाइप का बनाया जाता है दोस्तों, मतलब जहाँ पे कचरा टाइप का होता है, उस जगह पे ले जाके और वो उपला बनाता था, अर्थात ये जलावन होता है एक तरह का। प्रत्येक घेर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था।
अर्थात घेर का मतलब दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे मवेशी को बांधता है उस जगह से वो गोबर को उठाता था और 5-6 को टुकड़ा में गोबर होता था, उसको वहीं पे ले आता था और जहाँ पे उपला बांधा था वहाँ पे फेंक देता था। सर्दी के महीने में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था और सर्दी के टाइम में अर्थात ठंडी के टाइम में इस काम करने में बहुत ही कठिनाई होता था। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था। गाय भैंस को ठंडी से बचने के लिए बड़का बड़का दलान अर्थात बड़का बड़का घर में बांधना पड़ता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। तो जहाँ पे मवेशियों को बांधा था वहाँ पे ईख का जो पत्ता होता था उस सबको या भूसा या मतलब कोई पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है ना उसको नीचे से बिछा दिया जाता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था और रात भर में जितना भी मल मूत्र होगा गाय भैंस बैल का उसी में रहेगा। ठीक है, समझिए कितना गंद करता होगा। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी और 10-15 दिन के बाद वो जो होता था पत्ता सब उसको बदला जाता था या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी और उसके ऊपर से या तो होता था तो फिर से पत्ता और मोटा करके बिछा दिया जाता था। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत ही तकलीफ देह होता था और ठंडी के टाइम में जहाँ तहाँ से दोस्तों गोबर ढूंढ ढूंढ के निकालना बहुत ही मुश्किल होता था। दुर्गंध से सिर भिन्न ना जाता था और इतना गंद करता था दोस्तों कि सिर में चक्कर आने लगता था। जिसे देखते अगर कोई मतलब कुत्ता बिल्ली कहीं मर जाता कितना गंद करता है और वहाँ पे जब 10-15 को गाय भैंस बैल रहता होगा उसका मलमूत्र कितना गंद करता होगा। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज। और इन सब के पीछे क्या मिलेगा, जब फसल उपजेगा तो 2 जानवर के पीछे 5 सेर अनाज यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। अगर 2 गो मवेशी को पालिएगा मतलब उसको देखभाल करिएगा साफ सफाई करिएगा तो 1 साल में सिर्फ आपको 2.5 केजी अनाज मिलेगा। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर अर्थात 12-13 किलो अनाज। और जहाँ पे दोस्तों 10 मवेशी रहेगा अर्थात 10 को गाय भैंस बैल रहेगा वहाँ पे आपको 12 से 13 किलो अनाज मिलेगा। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी जो खास तौर पर चूहे को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। और जब चूहे को जो खाना देने का टाइम होता दोपहर में दोस्तों तो उसको जूठा भी अच्छा से नहीं दिया जाता था। जो जूठा रोटी बचता वो या तो जो गाय भैंस को जो चोकर सब देता था ना वो सब बना के रोटी बना के उनको चूहे को दे देता खाने के लिए। ठीक है।